जंगल का नाम होता है रामपुर। उस रामपुर जंगल में शेर राजा होता है जिसका नाम होता है शेर खान, और वह सफ़ेद कलर का होता है, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर होता है। जंगल के सारे जंगली जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह जंगल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जंगल के सारे जंगली जानवर इस तरह से अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली तरह से जी रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जंगल पे एक दुष्ट और खतरनाक राक्षस की नज़र पड़ती है। वह जब उस जंगल को देखता है तो वो देखता और ये कितना हरा भरा जंगल है। इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत मज़ा आएगा। इस जंगल में डेली एक एक बच्चे को मैं ले जाऊंगा, अपनी गुफा में कैद करके रखूंगा। बहुत मज़ा आएगा। हा हा हा। इस तरह से ये राक्षस अपनी प्लानिंग करता है। फिर वह एक दिन रात को एक खरगोश के बच्चे को उठा ले जाता है और उसको कैद कर लेता है। उसके अगले दिन वो किसी दूसरे जानवर को उठाता है और उसे कैद कर लेता है। इस तरह से वह रेगुलर किसी न किसी जानवर के बच्चे को उठा के उसे कैद करता जा रहा था। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। सारे जंगली जानवरों में आपस में बातचीत होती है। अरे हमारे बच्चे कहाँ चले गए, मिल ही नहीं थे, कहाँ गए हमारे बच्चे। सब बहुत चिंतित हो रहे होते हैं। वहीं पे जो हिरन होती है एक, वो देखती है कि उसका एक बच्चा गायब हो गया। उसका वह बच्चा बड़ा ही शरारती होता है। तो वह सब लोगों को बोलती है, अरे मेरा बच्चा जो है ना वो भी बहुत शैतान है, हो सकता है आपका बच्चा भी बहुत शैतान हो। वह सब आपस में कहीं खेलने चले गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करिए। इस तरह से वह लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उस रात को उस हिरनी के दूसरा बच्चा जो सबसे समझदार और शांत स्वभाव का होता है, उसकी भी चोरी हो जाती है। तब वह बोलती, अरे ये क्या, मेरा तो दूसरा बच्चा गायब हो गया। वो नहीं, वो शरारती नहीं था, जरूर कुछ ना कुछ हो रखा है। तो वह सभी जानवरों को इकट्ठा करती है, बोलती है, अरे दुखद की बात है, जरूर हमारे बच्चों को कोई गायब कर रहा है। अब हम इस इशू को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा को सारी बात बताते हैं। तब शेर राजा बोलता है, अरे ये ऐसी बात हो गई, हमारे जंगल से इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर हमारे बच्चे से जंगल में बच्चे इस तरह से गायब होते रहे, हमारा जंगल तो ख़त्म ही हो जाएगा। वो फ्यूचर है हमारे जंगल का फ्यूचर उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पता लगाना पड़ेगा। तब जंगल का राजा जो शेर खान होता है, वह जंगल को रात को पहरेदारी करने लग जाता है। जैसे ही वो पहरेदारी कर रहा होता है, रात होने के बाद वो देखता है कि जंगल के अंदर एक राक्षस आता है और वह एक बच्चे को उठा के ले जा रहा होता है। शेर राजा जब ये देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। जब वह उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो एक गुफा के अंदर एंटर कर गया और वो गुफा के अंदर शेर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वह देखता है कि सारे बच्चों को उसने कैद करके रखा होता है। शेर सोचता, अरे यही है, इसने हमारे जंगल के बच्चों को कैद कर रखा है। अरे इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब शेर उसके पास जाता है और उसको बोलता, अरे ओ राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करने की, तूने कैसे कैद किया है। तो वह राक्षस बोलता है, अरे कौन है तू जो इस तरह से मेरी गुफा के अंदर आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तब वह शेर राजा बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस जंगल के सभी जानवर, सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब तूने मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा उसे ललकारता हुआ उस पर अटैक करता है। जो राक्षस होता है वो भी शेर से भिड़ जाता है। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन जो राक्षस होता है उसके पास तो जादुई शक्तियाँ होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से शेर को वश में कर लेता है। उसको वो हवा में उड़ाता है, इधर पटकता है तो कभी उधर पटकता है, कभी ऊपर उछालता है तो कभी नीचे उछालता है। इस तरह से शेर को बहुत घायल कर देता है। शेर भी समझ जाता है, अरे इसके पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, इससे मैं इसे लड़ नहीं सकता, अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जो शेर राजा होता है उस गुफा से वहाँ से निकल जाता है और वह विचार करने लग जाता है। वो अपने जंगल में आता है और अब से सबसे समझदार हाथी और भालू दोनों को बुलाता है और उनको सारी बात बताता है। तब हाथी और भालू बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है।
इसे राक्षस के पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो इसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्या करे इसका। तब शेर भी ये सोचता रहता है, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम इस तरह से रुक नहीं सकते, चाहे से मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े, लेकिन मैं लगा दूंगा। लेकिन उस राक्षस से अपने जंगल के सारे बच्चों को छुड़ा के रहूँगा। इस तरह से वह सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो बंदर होता है वह आता है और वह बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे पता चला इस बारे में कि वह राक्षस बड़ा जादुई है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तब शेर बोलता है, बोलो बोलो क्या प्लान है। तो वह बंदर बोलता है, लेकिन ये प्लान बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है। तब शेर राजा बोलता है, अरे कितना ही रिस्की क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्या ना हो, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। तब वह बंदर बोलता है, सुनिए देखिए, वो जो जंगल है ना पड़ोस का, उसके अंदर जो काली घाटी है, वहाँ पे एक जो डायनासोर रहता है, उस डायनासोर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। उस डायनासोर के पास अगर आप जाओगे तो और उससे रिक्वेस्ट करोगे, आपने उसे मना लिया, तो हो सकता है वो आपको अपनी जादुई शक्तियाँ दे दें। उसकी जादुई शक्तियों से आप फिर इसका सामना कर सकते हो। शेर को यह आइडिया पसंद आता है, तो बोलता है, ये इतना सिंपल है तो तुम इसको इतना मुश्किल भरा क्यों बोल रहे थे। तब वो बोलता है, अरे वो जो डायनासोर है ना वो बहुत खतरनाक है, उसके सामने जब भी कोई जाता है तो वो उसी समय से मार के खा जाता है, इसीलिए तो बहुत मुश्किल है। तो वो शेर बोलता है, चलो कोई नहीं, जाते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे 20 राक्षस से लड़ा तो वैसे भी मरना है, तो इससे लड़ाई करने के लिए अगर मुझे उससे लड़ के मरना पड़ा तो थोड़ा सा काम आएगा मेरा मरना भी। तब शेर राजा उस काली घाटी के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वह उस डायनासोर से मिलता है। जैसे वह डायनासोर के पास पहुँचता है तो डायनासोर तो एकदम क्रोधित होता है, बोलता है, अरे कौन आया मेरे इस जगह पे, बहुत दिनों बाद किसकी इतनी हिम्मत हुई, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं खा जाऊंगा तेरे को, हा हा हा, अभी खाता हूँ तेरे को। तब शेर उसको बोलता है, अरे डायनासोर रुकिए सुनिए तो सही मेरी बात। तो वो डायनासोर बड़ा ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और बहुत ही गुस्से में होता है, वो शेर की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला तेरी, मैं तेरे को खा जाऊंगा, मार दूंगा तेरे को। तब शेर सोचता है, ये डायनासोर इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है, कुछ ना कुछ तो राज है। तब वह देखता है कि उस डायनासोर के तो एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा घाव हो रखा होता है, उसे बहुत सारी चोट आई हुई होती है। उस चोट के दर्द में वह बहुत ही परेशान होता है, इस वजह से वह इतना दुखी होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर जी रुकिए, देखिए आपको बहुत चोट आई हुई है, मेरे पास इसका इलाज है, मैं थोड़ा जड़ी बूटियों का ज्ञाता हूँ, मुझे मालूम है आपको ये जो घाव आ रखा है इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ लगेगी, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपके लगाऊंगा, आप उससे ठीक हो जाओगे। तब वह डायनासोर बोलता है, अच्छा सही में तुम ऐसा कर सकते हो, अरे मुझे श्राप मिला था कि ये घाव कभी नहीं भरेगा मेरा, तब से मैं इस घाव से बहुत परेशान था, मुझे मालूम था उस पंडित जी ने मुझे श्राप दिए, बोला था कि कोई ना कोई एक दिन कोई आएगा जिसको जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान होगा, वही मेरे इस घाव को ठीक करेगा, शायद वो तुम ही हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इस घाव की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत परेशान था, प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है इस घाव को ठीक कर दो। तब वह शेर जंगल के अंदर से जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आता है और उसके घाव पे लगाता है। उसके घाव पे लगाते ही तो थोड़ी देर में ही वो जो डायनासोर होता है उसको अच्छा महसूस होने लगता है और वह डायनासोर एक दिन के अंदर तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद तो डायनासोर बोलता है, अरे शेर राजा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मुझे एकदम ठीक कर दिया, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण कभी चुकाने का मौका मिला मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे इस ऋण को चुकाने का मौका अभी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। तब वह डायनासोर बोलता है, बोलो बोलो क्या मदद चाहिए तुमको, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तब वह शेर राजा अपनी सारी बातों से बताता है, वह उससे बोलता है कि हमारे जंगल में एक राक्षस आ रखा है और वह जंगल के सारे बच्चों को ले जाकर कैद कर रखा है और उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसका सामना मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से मुझे उड़ा उड़ा के मारता है वो। तो डायनासोर बोलता है, अरे
ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मेरे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये जादुई शक्तियाँ आप लीजिए और उसका सामना करिए। इन जादुई शक्तियों के सामने उसकी एक नहीं टिकेगी। तब वो जो डायनासोर होता है अपनी जादुई शक्ति अपने सिर से निकाल के उस शेर को दे देता है। उस शेर को देने के बाद तो शेर के चारों तरफ से चिंगारियाँ निकलती है, एक चमत्कारिक एक ज्योति जलती है उसके पीछे से, और शेर को बहुत ही ताकतवर और शक्तियों का आभास होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस राक्षस को हरा के अपने बच्चों को वहाँ से आज़ाद करने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास लेके आऊँगा और आपको वापस दे दूँगा। तो डायनासोर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए और ज़्यादा इंतज़ार भी मत करिए, जल्दी से जाइए और अपने जंगल के सारे बच्चों को उस राक्षस से आज़ाद करवाइए। उसके बाद जो शेर राजा होता है वहाँ से निकल के अपने जंगल जाता है और अपने सभी जानवरों को ये बात बताता है। तो सारे जंगली जानवर बड़े खुश होते हैं और राजा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर राजा उसके बाद उस गुफा के पास जाता है और उस गुफा पे जाने के बाद उस राक्षस को ललकारता है। उस राक्षस को बोलता है, अरे ओ राक्षस, किधर है तू? चल सामने आ, हिम्मत है तो सामने हाँ, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत होनी चाहिए। तभी वह राक्षस ये बात सुनता है तो वो बाहर आता है और वो बोलता है, अरे कौन है ये बेवकूफ़ जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसे पता नहीं कि मैं भी आराम कर रहा हूँ। कितना बढ़िया सपना देख रहा था। इस जंगल के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया। इस जंगल के नहीं, इस दुनिया के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया अपने पास। हा हा हा, कितना सुंदर दिन था वो, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तभी वो शेर बोलता है, अरे वो बेवकूफ़ राक्षस, अपने सपने से तू बाहर आ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरा काल खड़ा है, आज तेरा अंत निश्चित है। तब वह डायनासोर बोलता है, अरे तू फिर आ गया, तेरे को पहले मार के भगाया था, तू वापस आ गया। कोई नहीं, अब मैं तेरा इस बार तो मैं तेरे को जिंदा ही खा जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ताकि तू फिर से मेरे को इस तरह से ललकार ना सके। उसके बाद वो शेर के ऊपर झपटता है। वो शेर पे झपटता है तो शेर भी बड़ी फुर्ती से साइड में हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों के बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है। वह भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दोनों की जादुई शक्ति आपस में टकराती है और बड़ी चिंगारियाँ फूटती है वहाँ पे। इसके बाद तो जैसे ही शेर अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है तो राक्षस को उठा के इधर उधर पटकता है। जैसे पहले राक्षस ने शेर को पटका था, उसको इधर पटकता है उधर पटकता है और उस राक्षस की हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अरे बाप रे, तुम्हारी शक्तियाँ तो बहुत ही हसीन है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? उसके बाद शेर बोलता है, तुझे जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो फिर से तू किसी और दूसरे जंगल में जाके वहाँ पे जानवरों के बच्चों को उठाएगा। तेरे को ख़त्म करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शेर उसकी जादू शक्ति से उस राक्षस को वहीं पे मार देता है और उसके बाद जो उसके अंदर से शक्तियाँ निकल आती है और वो शेर राजा के पास आ जाती है। इस तरह से शेर राजा के पास उस राक्षस की शक्तियाँ भी आ जाती है और उस डायनासोर की भी शक्तियाँ होती है। उसके बाद उसके जंगल से वो सभी जंगली जानवरों को बचा के रखे अपने जंगल में लेके आ जाते हैं। सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को मिलके बड़ा ही खुश होते हैं और बड़े हैप्पी होते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने राक्षस दोस्त के पास जाता है और उसको सारी शक्तियाँ उसको वापस दे देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, बहुत बढ़िया, आपने ये सारी शक्तियाँ दे मुझे वापस आके दी, आप कितने अच्छे हो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सारे लोग खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी। शेर राजा का हुआ जादुई राक्षस से सामना। एक जंगल होता है, जंगल का नाम होता है रामपुर। उस रामपुर जंगल में शेर राजा होता है जिसका नाम होता है शेर खान और वह सफ़ेद कलर का होता है, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर होता है। जंगल के सारे जंगली जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह जंगल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जंगल के सारे जंगली जानवर इस तरह से अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली तरह से जी रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जंगल पे एक दुष्ट और खतरनाक राक्षस की नज़र पड़ती है। वह जब उस जंगल को देखता है तो वो देखता है, और ये कितना हरा भरा जंगल है, इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत मज़ा आएगा। इस जंगल में डेली एक एक बच्चे को मैं ले जाऊंगा, अपनी गुफा में कैद करके रखूंगा,
बहुत मज़ा आएगा। हा हा हा। इस तरह से ये राक्षस अपनी प्लानिंग करता है। फिर वह एक दिन रात को एक खरगोश के बच्चे को उठा ले जाता है और उसको कैद कर लेता है। उसके अगले दिन वो किसी दूसरे जानवर को उठाता है और उसे कैद कर लेता है। इस तरह से वह रेगुलर किसी न किसी जानवर के बच्चे को उठा के उसे कैद करता जा रहा था। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। सारे जंगली जानवरों में आपस में बातचीत होती है। अरे हमारे बच्चे कहाँ चले गए, मिल ही नहीं थे, कहाँ गए हमारे बच्चे। सब बहुत चिंतित हो रहे होते हैं। वहीं पे जो हिरन होती है एक, वो देखती है कि उसका एक बच्चा गायब हो गया। तो उसका वह बच्चा बड़ा ही शरारती होता है। तो वह सब लोगों को बोलती है, अरे मेरा बच्चा जो है ना वो भी बहुत शैतान है, हो सकता है आपका बच्चा भी बहुत शैतान हो। वह सब आपस में कहीं खेलने चले गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करिए। इस तरह से वह लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उस रात को उस हिरनी के दूसरा बच्चा जो सबसे समझदार और शांत स्वभाव का होता है, उसकी भी चोरी हो जाती है। तब वह बोलती, अरे ये क्या, मेरा तो दूसरा बच्चा गायब हो गया। वो नहीं, वो शरारती नहीं था, जरूर कुछ ना कुछ हो रखा है। तो वह सभी जानवरों को इकट्ठा करती है, बोलती है, अरे दुखद की बात है, जरूर हमारे बच्चों को कोई गायब कर रहा है। अब हम इस इशू को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा को सारी बात बताते हैं। तब शेर राजा बोलता है, अरे ये ऐसी बात हो गई, हमारे जंगल से इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर हमारे बच्चे से जंगल में बच्चे इस तरह से गायब होते रहे, हमारा जंगल तो ख़त्म ही हो जाएगा। वो फ्यूचर है हमारे जंगल का फ्यूचर उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पता लगाना पड़ेगा। तब जंगल का राजा जो शेर खान होता है, वह जंगल को रात को पहरेदारी करने लग जाता है। जैसे ही वो पहरेदारी कर रहा होता है, रात होने के बाद वो देखता है कि जंगल के अंदर एक राक्षस आता है और वह एक बच्चे को उठा के ले जा रहा होता है। शेर राजा जब ये देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। जब वह उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वह एक गुफा के अंदर एंटर कर गया और वो गुफा के अंदर शेर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वह देखता है कि सारे बच्चों को उसने कैद करके रखा होता है। शेर सोचता, अरे यही है, इसने हमारे जंगल के बच्चों को कैद कर रखा है। अरे इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब शेर उसके पास जाता है और उसको बोलता, अरे ओ राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करने की, तूने कैसे कैद किया है। तो वह राक्षस बोलता है, अरे कौन है तू जो इस तरह से मेरी गुफा के अंदर आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तब वह शेर राजा बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस जंगल के सभी जानवर, सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब तूने मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा उसे ललकारता हुआ उस पर अटैक करता है। जो राक्षस होता है वो भी शेर से भिड़ जाता है। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन जो राक्षस होता है उसके पास तो जादुई शक्तियाँ होती हैं। वह अपनी जादुई शक्तियों से शेर को वश में कर लेता है। उसको वो हवा में उड़ाता है, इधर पटकता है तो कभी उधर पटकता है, कभी ऊपर उछालता है तो कभी नीचे उछालता है। इस तरह से शेर को बहुत घायल कर देता है। शेर भी समझ जाता है, अरे इसके पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, इससे मैं इसे लड़ नहीं सकता, अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जो शेर राजा होता है उस गुफा से वहाँ से निकल जाता है और वह विचार करने लग जाता है। वह अपने जंगल में आता है और अब से सबसे समझदार हाथी और भालू दोनों को बुलाता है और उनको सारी बात बताता है। तब हाथी और भालू बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसी राक्षस के पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो इसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्या करें इसका। तब शेर भी ये सोचता रहता है, अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम इस तरह से रुक नहीं सकते, चाहे से मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े, लेकिन मैं लगा दूंगा, लेकिन उस राक्षस से अपने जंगल के सारे बच्चों को छुड़ा के रहूँगा। इस तरह से वह सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो बंदर होता है वह आता है और वह बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे पता चला इस बारे में कि वह राक्षस बड़ा जादुई है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तब शेर बोलता है, बोलो क्या प्लान है। तो वह बंदर बोलता है, लेकिन ये प्लान बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है।
तब शेर राजा बोलता है, अरे कितना ही रिस्की क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। तब वह बंदर बोलता है, सुनिए देखिए, वो जो जंगल है ना पड़ोस का, उसके अंदर जो काली घाटी है, वहाँ पे एक जो डायनासोर रहता है, उस डायनासोर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। उस डायनासोर के पास अगर आप जाओगे तो और उससे रिक्वेस्ट करोगे, आपने उसे मना लिया, तो हो सकता है वो आपको अपनी जादुई शक्तियाँ दे दें। उसकी जादुई शक्तियों से आप फिर इसका सामना कर सकते हो। शेर को यह आइडिया पसंद आता है, तो बोलता है, ये इतना सिंपल है तो तुम इसको इतना मुश्किल भरा क्यों बोल रहे थे। तब वो बोलता है, अरे वो जो डायनासोर है ना, वो बहुत खतरनाक है, उसके सामने जब भी कोई जाता है तो वो उसी समय से मार के खा जाता है, इसीलिए तो बहुत मुश्किल है। तो वो शेर बोलता है, चलो कोई नहीं, जाते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे 20 राक्षस से लड़ा तो वैसे भी मरना है, तो इससे लड़ाई करने के लिए अगर मुझे उससे लड़ के मरना पड़ा तो थोड़ा सा काम आएगा मेरा मरना भी। तब शेर राजा उस काली घाटी के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वह उस डायनासोर से मिलता है। जैसे ही वह डायनासोर के पास पहुँचता है तो डायनासोर तो एकदम क्रोधित होता है, बोलता है, अरे कौन आया मेरे इस जगह पे, बहुत दिनों बाद किसकी इतनी हिम्मत हुई, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं खा जाऊंगा तेरे को, हा हा हा, अभी खाता हूँ तेरे को। तब शेर उसको बोलता है, अरे डायनासोर रुकिए सुनिए तो सही मेरी बात। तो वो डायनासोर बड़ा ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो शेर की कोई बात नहीं सुन रहा था, वो बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला तेरी, मैं तेरे को खा जाऊंगा, मार दूंगा तेरे को। तब शेर सोचता है, ये डायनासोर इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है, कुछ ना कुछ तो राज है। तब वह देखता है कि उस डायनासोर के तो एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा घाव हो रखा होता है, उसे बहुत सारी चोट आई हुई होती है। उस चोट के दर्द में वह बहुत ही परेशान होता है, इस वजह से वह इतना दुखी होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर जी रुकिए, देखिए आपको बहुत चोट आई हुई है, मेरे पास इसका इलाज है, मैं थोड़ा जड़ी बूटियों का ज्ञाता हूँ, मुझे मालूम है आपको ये जो घाव आ रखा है इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ लगेगी, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपके लगाऊंगा, आप उससे ठीक हो जाओगे। तब वह डायनासोर बोलता है, अच्छा सही में तुम ऐसा कर सकते हो, अरे मुझे श्राप मिला था कि ये घाव कभी नहीं भरेगा मेरा, तब से मैं इस घाव से बहुत परेशान था, मुझे मालूम था उस पंडित जी ने मुझे श्राप दिए, बोला था कि कोई ना कोई एक दिन कोई आएगा जिसको जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान होगा, वही मेरे इस घाव को ठीक करेगा, शायद वो तुम ही हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इस घाव की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत परेशान था, प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है इस घाव को ठीक कर दो। तब वह शेर जंगल के अंदर से जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आता है और उसके घाव पे लगाता है। उसके घाव पे लगाते ही तो थोड़ी देर में ही वो जो डायनासोर होता है उसको अच्छा महसूस होने लगता है और वह डायनासोर एक दिन के अंदर तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद तो डायनासोर बोलता है, अरे शेर राजा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मुझे एकदम ठीक कर दिया, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण कभी चुकाने का मौका मिला मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे इस ऋण को चुकाने का मौका अभी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। तब वह डायनासोर बोलता है, बोलो क्या मदद चाहिए तुमको, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तब वह शेर राजा अपनी सारी बातों से बताता है, वैसे बोलता है कि हमारे जंगल में एक राक्षस आ रखा है और वह जंगल के सारे बच्चों को ले जाकर कैद कर रखा है और उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसका सामना मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से मुझे उड़ा के मारता है वो। तो डायनासोर बोलता है, अरे ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मेरे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, ये जादुई शक्तियाँ आप लीजिए और उसका सामना करिए, इन जादुई शक्तियों के सामने उसकी एक नहीं टिकेगी। तब वो जो डायनासोर होता है अपनी जादुई शक्ति अपने सिर से निकाल के उस शेर को दे देता है। उस शेर को देने के बाद तो शेर के चारों तरफ से चिंगारियाँ निकलती है, एक चमत्कारिक एक ज्योति जलती है उसके पीछे से और शेर को बहुत ही ताकतवर और शक्तियों का आभास होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं उस राक्षस को हरा के अपने बच्चों को वहाँ से आज़ाद करने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास लेके आऊँगा और आपको वापस दे दूँगा। तो डायनासोर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए और
ज़्यादा इंतज़ार भी मत करिए, जल्दी से जाइए और अपने जंगल के सारे बच्चों को उस राक्षस से आज़ाद करवाइए। उसके बाद जो शेर राजा होता है वहाँ से निकल के अपने जंगल जाता है और अपने सभी जानवरों को ये बात बताता है। तो सारे जंगली जानवर बड़े खुश होते हैं और राजा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर राजा उसके बाद उस गुफा के पास जाता है और उस गुफा पे जाने के बाद उस राक्षस को ललकारता है। उस राक्षस को बोलता है, अरे ओ राक्षस, किधर है तू? चल सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत होनी चाहिए। तभी वह राक्षस ये बात सुनता है तो वो बाहर आता है और वो बोलता है, अरे कौन है ये बेवकूफ़ जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसे पता नहीं कि मैं भी आराम कर रहा हूँ। कितना बढ़िया सपना देख रहा था। इस जंगल के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया। इस जंगल के नहीं, इस दुनिया के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया अपने पास। हा हा हा, कितना सुंदर दिन था वो, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तभी वो शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ राक्षस, अपने सपने से तू बाहर आ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरा काल खड़ा है, आज तेरा अंत निश्चित है। तब वह डायनासोर बोलता है, अरे तू फिर आ गया, तेरे को पहले मार के भगाया था, अब तू वापस आ गया। कोई नहीं, अब मैं तेरा, इस बार तो मैं तेरे को जिंदा ही खा जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ताकि तू फिर से मेरे को इस तरह से ललकार ना सके। उसके बाद वो शेर के ऊपर झपटता है। वो शेर पे झपटता है तो शेर भी बड़ी फुर्ती से साइड में हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों के बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है। वह भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दोनों की जादुई शक्ति आपस में टकराती है और बड़ी चिंगारियाँ फूटती हैं वहाँ पे। इसके बाद तो जैसे ही शेर अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वो राक्षस को उठा के इधर उधर पटकता है। जैसे पहले राक्षस ने शेर को पटका था, उसको इधर पटकता है, उधर पटकता है और उस राक्षस की हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अरे बाप रे, तुम्हारी शक्तियाँ तो बहुत ही असीम है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? उसके बाद शेर बोलता है, तुझे जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो फिर से तू किसी और दूसरे जंगल में जाके वहाँ पे जानवरों के बच्चों को उठाएगा। तेरे को ख़त्म करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शेर उसकी जादू शक्ति से उस राक्षस को वहीं पे मार देता है और उसके बाद जो उसके अंदर से शक्तियाँ निकल आती है और वो शेर राजा के पास आ जाती है। इस तरह से शेर राजा के पास उस राक्षस की शक्तियाँ भी आ जाती है और उस डायनासोर की भी शक्तियाँ होती है। उसके बाद उसके जंगल से वो सभी जानवरों को बचा के रखे अपने जंगल में लेके आ जाते हैं। सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को मिलके बड़ा ही खुश होते हैं और बड़े हैप्पी होते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने राक्षस दोस्त के पास जाता है और उसको सारी शक्तियाँ उसको वापस दे देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, बहुत बढ़िया, आपने ये सारी शक्तियाँ दे मुझे वापस आके दी, आप कितने अच्छे हो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सारे लोग खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी। रामपुर नाम के जंगल में एक बार बहुत ही भयंकर बारिश होती है। सभी जंगल के जानवर आपस में इकट्ठा होते हैं और आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, अरे ये कितनी तेज बारिश हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, बहुत बोर हो रहे हैं। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वह बोलता है, अरे इस बोरियत में क्या करें, चलो चलो हमारे जो गांव की सबसे बढ़िया गाय है उसके पास चलते हैं, उसे बोलते हैं कोई कहानी सुनाने के लिए, कोई ना कोई अच्छी कहानी सुनाएगी, हमारा मन बहल जाएगा और ये बारिश भी तब तक रुक जाएगी। सारे जंगली जानवर भालू की बात से बड़ा ही खुश होते हैं और वह गाँव के जंगल की जो गाय होती है सबसे समझदार, उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, अरे गाय माता जी सुनिए ना, हमको बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाइए, बहुत मन कर रहा है सुनने का। तब वह गाय बोलती है, अरे मैं भी यहाँ पे बहुत देर से बोर हो रही थी, चलो तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अब तुमको मैं एक बहुत अच्छी और रोचक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी का तुम सुनोगे तो तुमको बहुत अच्छा और मज़ा आ जाएगा। तब वह गाय कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बोलते हैं कि एक बार एक जंगल के अंदर और एक शेर और शेरनी होते हैं। वह शेर और शेरनी जंगल में बड़े ही प्यार से रहते हैं, जंगल में बाकी जंगली जानवरों के साथ भी बड़े ही प्यार से रहते हैं। वह शेर और शेरनी के एक बच्चा होने वाला होता है। एक रात को शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और इसे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सफ़ेद कलर का राजकुमार शेर पैदा होता है।
जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके पिता और उसको माँ को तो बहुत खुशी होती है। वो उसको देख के इतना खुश होते तो बोलते, अरे बेटा हम तेरा कब से इंतज़ार कर रही थी, अब आया तू, वाह वाह हमारा बच्चा कितना प्यारा है। जैसे ही वह ये बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक ऋषि मुनि बहुत ही चिंतित अवस्था में आता है। वह बोलता है, अरे अरे मुझे पता चला आपके बच्चा हो गया है। ये बच्चा कब से इसके बारे में बातचीत चल रही थी कि आएगा आएगा, देखो ये आ गया। तब शेर बोलता है, अरे ऋषि मुनि जी क्या हुआ, आप इतनी चिंतित और इतनी परेशान क्यों हो, बताओ ना। तब ऋषि मुनि बोलता है, अरे अरे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो, ये भविष्यवाणी बहुत ही पहले हो चुकी थी, तुम्हें पता है। और इस जंगल के जो राजा हैं, राजा जमजीर खान, जो बाघ है वो बड़े शक्तिशाली हैं, उसकी बहुत बड़ी सेना भी है। तब शेर बोलता है, हाँ हाँ शमशेर खान तो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उसकी बात आप क्यों कर रहे हो। तब वह बोलता है, अरे तुम्हें पता है ना, उसकी जो एक बेटी है वह जब पैदा हुई थी तब से वह थोड़ी सी पागल है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वह इस चीज़ के लिए, अपने बच्चे के दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए उसने बहुत ही तपस्या करी, बहुत ही आराधना करी। फिर उसे कहीं जाके एक गुफा के अंदर एक राक्षस के दर्शन हुए। उस राक्षस के दर्शन होने के बाद बाघ ने उसे बोला, ए राक्षस जी सुनिए, मेरी बच्ची को कुछ ना कुछ ठीक करना है, मुझे कोई आइडिया बताइए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मैंने आपकी इतनी सेवा करी है, आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए। तब वह राक्षस बोलता है, हा तूने सच में मेरी बहुत सेवा करी है, तेरे जैसा पाके मैं बहुत खुश हूँ। तेरे को ये परेशानी हुई है, इसका एक समाधान है। इस जंगल के अंदर एक बच्चा होगा, बहुत ही सुंदर, वह दिमागी तौर से बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा होगा। वह जैसे वह बहुत ही सुंदर होगा। उसका जो सिर है तुम तुम्हारी बेटी को खिला दोगे, तब तुम्हारी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा, इसीलिए ढूंढो, वह होने वाला है। ये भविष्यवाणी वो करने के बाद तो जो बाघ होता है वो एकदम सोचने लग जाता है। वो सोचता है, अरे ये भविष्यवाणी सच होगी और मेरे बच्चे के लिए मुझे कैसे भी करके उस शेर को, बच्चे को ढूंढना ही पड़ेगा, कहाँ मिलेगा वो, मुझे ढूंढना है। तब बाघ उसको ढूंढने में लग जाता है। यहाँ इधर जब पंडित उस ऋषि मुनि की बात सुन के वो जो शेर और शेरनी उस जंगल छोड़ के जाने का प्लान बनाते हैं। वो बोलते हैं, अरे शेरनी चलो चलो इस जंगल से निकल चलते हैं कहीं दूर, हमारा बच्चे की ज़िंदगी के अलावा हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शेरनी और शेर और अपने बच्चे को लेके जंगल छोड़ के निकल जाते हैं। जैसे ही वह जंगल को छोड़ के जा रहे होते हैं तभी जोरों की बारिश हो जाती है और वह जैसे ही जंगल छोड़ के एक नदी के पुल को पार कर रहे होते हैं तभी इतनी बारिश होने की वजह से, नदी का पुल कमज़ोर होने की वजह से नदी का पुल ढह जाता है और वो लोग नदी में गिर जाते हैं। नदी में गिरने के बाद जो उनका बच्चा होता है वह एक लकड़ी के सहारे नदी के अंदर बहुत दूर बह जाता है और वह जो शेर होता है अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता। वही देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह बेहोश हो चुकी होती है। तब वह उसे कैसे भी बचा के नदी से बाहर निकालता है और वह अपने बच्चे को जाता हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी बीवी को होश में ला के बोलता है, अरे बीवी हमारा बच्चा नदी में बह गया, अरे अब हम क्या करें, हमारा बच्चा, प्यारा बच्चा बह गया। तभी वह जैसे ही वहाँ पे रो रहे और तरस रहे हो रहे थे अपने बच्चे के लिए, तभी वहाँ पे जो बाघ होता है उसकी सेना आ जाती है। वह उनको बोलती है, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे थे, तुम लोगों को हम इतना ढूंढ रहे थे, चलो तुमको राजा बाघ ने बुलाया। उसके बाद वह उसको पकड़ के राजा बाघ के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जो बच्चा सफ़ेद कलर का शेर होता है नदी में बहता हुआ जा रहा होता है। तभी उस पे एक गाय की नज़र पड़ती है। वह गाय देखती है कि वह बच्चा एकदम बेहोश हालत में उस लकड़ी पे पड़ा हुआ जा रहा था। तब वह देखती है कि अरे ये बच्चा ऐसे ही बहता रहा तो ये तो नदी में बह जाएगा और डूब जाएगा, मुझे इसको बचाना ही पड़ेगा। तब वह नदी के अंदर जाती है और उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकाल के वो उस बच्चे को बड़ी सांत्वना देती है और अपने पास अपने घर ले आती है। तब वह उस बच्चे से पूछती है, अरे बच्चा क्या हुआ, तुम नदी में कैसे गई। तब वह उस गाय माता को सारी बात बताता है। वो बोलते हैं, मेरी मम्मी पापा हमें लेके बचा के मुझे जा रहे थे, मेरे को ही बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन नदी का पुल टूट गया, मेरे मम्मी पापा पता नहीं कैसे ही, मैं क्या करूँ।
तब वह गाय बोलती है, अरे बेटा तू चिंता मत कर, तुझे डरने की कुछ जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ ही रहेगा, अब से मैं तेरी माँ रही, हम दोनों बड़े प्यार से रहेंगे। तब वह शेर का बच्चा उस गाय माता के साथ रहना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वह बाघ शेर और शेर की पत्नी को पिंजरे में कैद कर लेता है और वो उनको हमेशा अत्याचार करता रहता है और उनको खाने के लिए भी बहुत ही कम खाना देता है। वह उनको बोलता है, देखो तुम लोगों का बच्चा कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे चाहिए तुम्हारा बच्चा। वह शेर और शेरनी बोलते, अरे हमें हमारे बच्चे के बारे में पता ही नहीं, हम तुम्हें कितनी बार सच बताएं, हम उस पुलिया से जा रहे थे तो पुलिया टूट गई और हम उसमें नीचे गिर गए, हमारा बच्चा बह के पता नहीं कहाँ चला गया, हम दोनों बच गए, लेकिन हम जी क्यों रहे हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारा बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता। तब वह बाघ बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करके वह बाघ रोज उनको प्रताड़ना देता, उनको तड़पाता, उसके बच्चे की जानकारी के लिए वो उन पर बहुत अत्याचार कर रहा था। तभी आज की कहानी पे आते हैं, जो गाय बोलती है कि ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये कहानी एक सच्ची घटना है। तभी वहाँ पे उसकी गाय की गुफा से एक शेर निकल के आता है। वह शेर सफ़ेद कलर का होता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी जान उस गाय ने बचाई थी, और वह कोई और गाय नहीं, यही गाय है जो लोगों को कहानियाँ सुना रही होती है। वह बोलती है, हाँ देखो ये वही बच्चा है, आज ये बड़ा हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम भी हो गया है, वहाँ इसके माता पिता को वह परेशान करके रख रखा है, अब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये पूरी कहानी समझाई। हमें इस बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना चाहिए, हमें उनको उस बाघ से छुड़ाना ही पड़ेगा। तब सभी जानवर बोलते हैं, अरे अब चिंता मत करो, हम सब मिल के कोई ना कोई तरकीब निकाल के इसके मम्मी पापा को इससे मिला देंगे, आप चिंता मत करो, हम जाते हैं। तभी वहाँ पे भालू, हिरन और हाथी मिलके बाघ के पास पहुँचते हैं। वह बाघ को बोलते हैं, अरे बाघ जी सुनिए सुनिए सुनिए, अरे बहुत बड़ी खबर है, अरे सुनिए। वह बाघ बोलता है, क्या हुआ, कौन सी बड़ी खबर है? अरे जो वह आपकी बच्ची है ना, वह खाई के पास घूम रही है, वो बहुत ही व्याकुल लग रही थी, हमें लग रहा है कहीं वो खाई से कूद ना जाए, जल्दी जाइए उसे बचाइए, और वह बहुत ही बड़ी भी हो गई तो बहुत ताकतवर हो गई है, एक से नहीं संभलेगी, आप सबको जाना पड़ेगा, जल्दी से जाओ अपनी बच्ची को बचाओ। तब टाइगर बड़ा ही व्याकुल हो जाता है, वो बोलता है, अरे मेरी बच्ची, चलो सब लोग चलो, जल्दी से मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। तब वह भागे खाई की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे ही जो भालू, हाथी और हिरन होता है, वह उसकी गुफा के अंदर जाके वह जो शेर और शेरनी होते हैं उसको वो लोग आज़ाद करते हैं। वह उसको बोलते हैं, अरे शेरनी जी जल्दी से यहाँ से चलिए, जल्दी चलिए, आपका जो बच्चा इतना सालों पहले छूट नदी में बह गया था वो मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह आपका इंतज़ार कर रहा है, वह गाय माता के पास है, गाय माता ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, जल्दी चलो। तब शेर और शेरनी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो बोलते, सच्ची हमारा बच्चा जिंदा है, चलो जल्दी से चलो। और फिर वह भागे गाय के पास पहुँचते। गाय के पास जैसे ही वह पहुँचते तो वहाँ पे उनको उनका बच्चा मिलता है। वो अपने बच्चे को मिलके बहुत खुश होते हैं, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ जो बाघ होता है वह खाई के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बोलता है, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो वापस अपनी गुफा के पास चलो। तब बाघ भागा जब अपनी गुफा के पास जा रहा होता है, तभी जो उसकी बेटी होती है वह किसी एक जानवर को मार के खा रही होती है, और वो उसको खाते फिर वहाँ से भाग जाती है। बाघ उसको देखता है कि अरे ये क्या, मेरी बेटी तो यहाँ है और किधर भाग रही है। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वो बाघ को बोलता है, अरे बहुत ही गजब हो गया, अरे ये तो अभी बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है, वह वहाँ पे खाई में कूदने वाली थी लेकिन वह वहाँ से दूसरे रास्ते से भाग के इधर आ गई, वह किसी भी जानवर को अटैक कर रही थी, और उसके बाद अटैक करने के बाद उसने वह जो शेर और शेरनी थी उसको भी पिंजरे से खोल दिया और उसको उसने आज़ाद कर दिया। तो बाघ बोलता, अरे ये क्या हुआ, वो आखिरी मौका था मेरी बच्ची को संतुलित दिमाग देने का, अब मैं कैसे उन लोगों को ढूंढूं। ये सोच के बाघ वहीं पर बैठ जाता है मन से, और वह जो
भालू और जो बाकी जानवर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। वो बड़े ही खुश होते हैं, वह सोचते हैं अरे वाह, हमने तो शेर और शेरनी को भी छुड़ा दिया और बाघ के प्रकोप से भी बच गए। वो इस तरह से खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी बाघ वहाँ पे बहुत ही चिंतित बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक पक्षी आता है। पक्षी बोलता है, अरे बाघ जी, आपको सच्चाई का पूरा पता ही नहीं है। बाघ बोलता है, अरे किस सच्चाई का? बोलता है, अरे मैं यहीं पे था, मैंने देखा क्या हुआ। आपकी बेटी ने उनको आज़ाद नहीं किया, ये सारा खेल उन जानवरों का था। उन्होंने आपको पागल बनाया, उन्होंने आपको पागल बना के खाई में भेज दिया। उसके बाद उन्होंने उन दोनों शेर और शेरनी को वहाँ से आज़ाद किया और फिर आपकी जो बेटी है उसको खाने का लालच करके गुफा पे यहाँ पे लेके आ गए, एक मरे हुए जानवर को उसको दे दिया, इसलिए सब ने आपका बेवकूफ़ बनाया है। बाघ ये सुन के तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वो बोलता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह कहाँ है, तुम्हें पता है? तब वह बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है। वह जो आप गांव के पास में जो शहर का एंड वाला हिस्सा है वहाँ पे एक गाय है, वह वहीं पे गए हैं, वहीं पे रहते हैं वो सब। तब बाघ अपनी सेना को लेके तेजी से वहाँ पर जाता है। तेजी से जब वहाँ पर पहुँचता है तो गाय और बाकी सभी जानवर तो डर जाते हैं। बोलते हैं, अरे ये क्या, इसको तो पता चल गया, अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे? तब टाइगर वहाँ पहुँचता है। बाघ बोलता है, अरे तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धोखा देने की? अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। वो अच्छे से ही सब पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे जो शेर का जो बच्चा होता है सफ़ेद कलर का, वो वहाँ पे कूद पड़ता है। वह बाघ को वहीं रोक देता है। वो बोलता है, अरे ओ बाघ, तूने इतने सालों पहले मेरे माँ बाप को कैद बना के रखा था, मुझे उसका बदला तो लेना ही था। चलो कोई नहीं, तू खुद आ गया। बाघ उसे दिखता है तो उसे लगता है, अरे ये वही बच्चा है, इतने दिनों से तो मुझे तेरी तलाश थी, आज तो मिला है, आज तो मेरे जीवन सफल हो गया। अब मैं तेरे को मार के तेरा दिमाग मेरी बेटी को खिलाऊंगा, उससे वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो बाघ उस पर अटैक कर देता है। तभी उसके अटैक से वह जो शेर का बच्चा होता है वो आराम से बच जाता है। उसके बाद वह बाघ पर अटैक करता है। उसके बाघ के बाकी साथी भी अटैक करते हैं। तभी सारे जंगली जानवर भी बाघ के बाकी जानवरों पे अटैक कर देते हैं। इस तरह से पूरे जंगल में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार सफेद शेर बड़ा ही ताकतवर होता है। वह बाघ को वहीं पे पचकनी दे देता है और उसको बहुत बुरा घायल कर देता है और उसकी सेना को बाकी सब के जंगली जानवर मिलके एकदम घायल कर देते हैं। उसके बाद बाघ अपनी जान की भीख मांगता है। वो बोलता है, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब सफेद बाघ बोलता है, तुझे छोड़ दे, तूने मेरे माता पिता को इतने दिनों से कैदी करके रखा था। अब सुन, तू यहाँ से भाग जा अपनी बेटी को लेके और अपने सभी जानवरों को लेके इस जंगल को छोड़ के चला जा। अगर मुझे दिखेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बाघ ये चीज़ सुन के वहाँ से अपनी बेटी को लेके और अपने दोस्तों को लेके जंगल छोड़ के चला जाता है। इस तरह से ये नए शेर ने जंगल को उसके आतंक से मुक्ति दिलाता है। इस तरह इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि अपनी सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति का हम सामना और उसका सलूशन निकाल सकते हैं। जैसे जानवरों ने अपना दिमाग लगा के शेर और शेरनी को आज़ाद किया। शेर और बाघों के परिवारों की दुश्मनी की कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल का नाम होता है रामपुर, और उसी जंगल के पास में एक दूसरा नंबर जंगल होता है जिसका नाम होता है सोलापुर। रामपुर और सोलापुर जंगल में अपने अपने राजा होते हैं। रामपुर में शेर राजा शेर खान होता है और उसका परिवार रहता है। वहीं पे ही सोलापुर के अंदर एक टाइगर होता है, टाइगर खान। तो टाइगर खान और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता है। ये दोनों बड़े ही पावरफुल और शक्तिशाली होते हैं अपने अपने जंगलों के अंदर। शेर खान अपने जो जंगल में अपने जानवरों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और अपने जानवरों की बहुत रक्षा करता है और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ खान भी अपने जंगल में अपने जानवरों के बड़े प्यार से रखता है और उनको भी बड़ा ही प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन इन दोनों जंगलों के इतने अच्छा राजा होते हुए भी आपस में बनती नहीं थी। क्या था उस नहीं बनने का राज? उन दोनों के आपस में विवाद का राज था उस जंगल के बीच में बहने वाली नदी। उस नदी के पानी के लिए उन दोनों जंगलों में हमेशा लड़ाई और फसाद हमेशा रहता था। नदी के पानी के लिए दोनों जंगल आपस में बड़ा ही लड़ा करते थे।
और दोनों में इतना विवाद होता था कि बात लड़ाई पे भी पहुंच जाती थी। वह आपस में एक दूसरे को मारने भी लग जाते थे। कई बार शेर और बाघ के परिवारों में खूब लड़ाई हुई। कभी शेर राजा उन पे भारी पड़ता तो कभी टाइगर का परिवार उन पे भारी पड़ता। इस तरह से इन दोनों जंगलों में एक दरार पैदा हो गई थी। शेर राजा और बाघ के परिवार के साथ साथ दूसरे जंगल के जानवर भी आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। इधर के जंगलवासी उधर के जंगलवासी से बड़ी ही नफरत करते थे। ये नफरत इसी तरह से आगे बढ़ती भी जा रही थी। फिर एक दिन जब एक छोटा हिरन का बच्चा शेर खान के जंगल से नदी के पास में पानी पीने गया था, तभी वो पानी पीते पीते उसे नदी की पुलिया थी उससे दूसरे जंगल में चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है तब दूसरे बाघ जंगल के जानवर उसे देख लेते हैं तो वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वो मारते पीटते हैं और उसको भगा के दूसरे जंगल में भेज देते हैं। ये चीज़ देख के जो हिरनी होती है अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान हो जाती है। और ये बात जब जंगल के राजा शेर खान के पास पहुँचती है तो शेर खान भी बहुत गुस्सा होता है। वह बाघ के पास जाता है और उसको बोलता है, अरे ओ बाघ, ये बहुत गलत किया तुम्हारे जंगल के जानवरों ने। तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि छोटे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या पता कि ये जंगल कौन सा है, वो जंगल कौन सा है। छोटे बच्चों पे इस तरह से हाथ उठाना ये बहुत गलत है। शेर खान की ये बात सुन के बाघ को भी समझ में आता है। बाघ भी बोलता है, हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जंगल के किसी भी जानवर को हमारे इधर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम छोटे जानवरों को छोड़ देंगे, लेकिन उनको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इस तरह से इन लोगों में सहमति हो जाती है कि वह छोटे जानवरों को इस तरह का पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन जंगल के जानवरों को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह एक दूसरे के जंगल में एंटर ना करे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, शेर राजा के परिवार में एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बाघ भी पैदा होता है। वह जो शेर राजा का जो बच्चा होता है वह जंगल के जानवरों के साथ बड़ा खेलता और मस्ती करता रहता है। सारे जंगली जानवर अपने प्रिंस राजकुमार से बड़ा ही खुश होते। सब लोग अपने जंगल के राजा शेर खान को बोलते, शेर राजा जी, आपका बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ये राज परिवार का होते हुए भी ये ऐसे इतराता नहीं है, ये हम सबके साथ बड़े प्यार से खेलता है, कितना अच्छा बच्चा है। शेर राजा को अपने बच्चे पे बड़ा ही गर्व होता है कि उसे राज परिवार का होने का कोई घमंड नहीं होता। वह सभी जंगली जानवरों से बड़े प्यार से रहकर खेलता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी जो बच्चा होता है वह भी स्वभाव से बहुत अच्छा होता है। वह भी सभी जंगली जानवरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बड़े प्यार से रहता है। एक बार जब शेर खान का जो बच्चा प्रिंस राजकुमार होता है वह जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेल रहा होता है, तब शाम हो जाती है। शाम होने पे जो बाकी जंगली जानवर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, जैसे कि खरगोश का बच्चा, हिरण का बच्चा, वो बोलता है, अरे प्रिंस जी, अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत अब देर हो गई है, हम जाते हैं, आप भी अपने घर चल जाइए। लेकिन वहीं पे शेर खान को जाने का मन नहीं था। वो बोल रहा था, अरे मेरा तो और खेलने का मन कर रहा है, रुक जाओ, मेरे साथ और खेलो ना। लेकिन खरगोश और हिरण के बच्चे बोलते, अरे नहीं, हमें जाना है, हम नहीं गए तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे। ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। शेर खान के बच्चे प्रिंस को तो अभी भी खेलने का बहुत मन था। वो वैसे ही सोचता रहता है कि अरे मैं क्या करूं, कोई अभी खेलने के लिए है ही नहीं, लेकिन मुझे तो अभी और खेलना है। ऐसा सोचते सोचते शेर खान का बच्चा जंगल के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पे वो नदी होती है। वह वहाँ बैठा बैठा नदी को देख रहा होता है। वह सोचता है, अरे ये कितनी सुंदर नदी है, कितनी प्यारी नदी है, और उस नदी के दूसरी तरफ भी कोई दूसरा जंगल है, वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर होंगे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ भी मैं खेलूंगा तो कितना अच्छा होगा। अरे वाह, मेरे दोस्त तो खूब सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं कभी उस जंगल में क्यों नहीं गया। वह ऐसा ही सोच रहा होता है, तभी जंगल के दूसरे किनारे पे एक बाघ का बच्चा, वह भी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाता है। वह भी देखता है कि सामने एक शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा भी उसे देखता है। वो बोलता है, अरे वहाँ पे एक बच्चा है, वह तो एकदम अभी खेल रहा है, क्यों ना मैं उससे दोस्ती करूँ।
बाघ का बच्चा भी उसकी तरफ इशारे करता है। वह दोनों आपस में बोलते हैं, अरे दोस्त तुम कैसे हो? तब बाघ का बच्चा बोलता है, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? शेर खान का बच्चा बोलता है, हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अरे अब उनको पहली बार देखा मैंने। बाघ का बच्चा बोलता है, हाँ मैंने भी आपको पहली बार देखा है। अब दोनों में इस तरह से बातें चलती जाती है। ये दोनों बोलते हैं, क्यों ना हम दोस्ती कर लें। तो दोनों को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वह दोनों नदी के जो पुल बना होता है वहाँ पहुँचते हैं और आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वह खेलते खेलते इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वह उस नदी के किनारे कब पहुँच गए और उस पुलिया के किनारे में पहुँच के खेलते खेलते कब वो नदी में गिर गए। जैसे ही वो नदी में गिरते हैं तो वह तो बहने लग जाते हैं। तभी शेर खान का बच्चा और टाइगर डर जाते हैं, बोलते हैं, अरे क्या करें, हम तो नदी में गिर गए। तब शेर खान का जो बच्चा होता है वो बोलता है, अरे तुम एक काम करो, देखो उधर तुम्हारे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी के सहारे पकड़ो और वो जो पत्थर है उस पर खड़े हो जाओ। तो बाघ का बच्चा ऐसा ही करता है। वह एक नदी के बीच में जो एक पत्थर होता है उस पर जाके वह खड़ा हो जाता है। तब बाघ भी बोलता है, अरे शेर खान के बच्चे दोस्त सुनो, प्रिंस तुम भी वहाँ पे जाके पत्थर उस पर खड़े हो जाओ। तब वह भी उस पत्थर पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वह दोनों नदी के बीच में, एक बंदा एक पत्थर पे खड़ा होता है तो दूसरा दूसरे पत्थर पे खड़ा होता है। वो दोनों सोचते हैं, अरे अब क्या करें, हम तो इस नदी में फंस गए, अरे इन नदी का पानी अगर ऊपर हुआ तो हम तो नदी में बह जाएंगे, क्या करें। तभी वहाँ पे जो पक्षी होता है वह पक्षी उन दोनों को देखता है। वो देखता है, अरे ये क्या, ये तो दोनों राज्य के राजकुमार नदी में बीच में फंस गए हैं, इनको बचाना होगा। तभी वह जो पक्षी होता है वो बड़ा बुजुर्ग होता है। उसने पहले इस जंगल में हमेशा शांति देखी थी, दोनों जंगलों में बड़ा प्यार देखा था, इसलिए वह इन दोनों जंगलों के राजाओं की बातों को नहीं मानता था। वह दोनों जंगलों के जानवरों से ही मेल जोल बना के रखता था और उसके उम्र दराज और उसके एक्सपीरियंस की वजह से दोनों जंगलों के जानवर उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तब ये जो पक्षी होता है उड़ के सबसे पहले बाघ के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है और बोलता है, अरे बाघ जी जल्दी चलिए, आपके बच्चे की और पड़ोस के शेर खान के बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है, जल्दी पहुँचिए नदी के किनारे। तो बाघ भी भागा उधर जाता है और वह पक्षी शेर खान के पास जाता है, उनको भी सेम बात बोलता है। तब शेर खान भी भागा नदी के किनारे पहुंचता है। उसके बाद तो दोनों जंगलों के सारे जानवर नदी किनारे पहुंच जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि उन प्रिंस लोग दोनों उस नदी के अंदर फंसे पड़े हैं। और उसके बाद शेर खान बोलता है, अरे मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी बचाता हूँ, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। बाघ भी बोलता है अपने बच्चे से, अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को अभी बचाता हूँ। उसके बाद वो लोग अपने पास में पड़ी लकड़ियों के सहारे से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, वह दोनों अपने बच्चों को लकड़ियों के सहारे से नहीं निकाल पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो शेर खान का बच्चा होता है वह नदी के दूसरे किनारे के पास वाले पत्थर पे फंसा होता है और जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के जंगल के किनारे तब नदी के पास फंसा पड़ा होता है। इस वजह से जो शेर खान होता है वह अपने बच्चे को नहीं निकाल पाता क्योंकि वो नदी के दूसरे किनारे पे होता है जो बहुत दूर होता है उससे। सिमिलरली जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के राज्य के किनारे पे होता है जो बाघ के जंगल के किनारे से दूर होता है। तो वह आपस में एक दूसरे के बच्चों को ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी बाघ को एक युक्ति आती है। उसको ये योजना जो जंगल के सबसे बुजुर्ग पक्षी होता है वही सजेस्ट करता है। वह बोलता है, अरे ओ बाघ सुनो, और शेर खान तुम भी सुनो। देखो जो अभी शेर खान जो तुम्हारा बच्चा है वो बाघ के जंगल के किनारे के पास पे है और जो बाघ का बच्चा है वो शेर खान के जंगल के पास के किनारे पे है। तुम शेर खान बाघ के बच्चे को जल्दी बचा सकते हो और बाघ तुम शेर खान के बच्चे को बचा सकते हो, जल्दी से उसे बचाओ। ये बच्चों को बचाना तुम्हारी प्राथमिकता होना चाहिए। ये बात दोनों जंगल के राजाओं को समझ में आ जाती है। तब बाघ शेर खान के बच्चे को बचा लेता है और शेर खान बाघ के बच्चे को नदी को बचा लेता है।
उसके बाद जो पक्षी होता है वह बोलता है, देखो आपस में लड़ने का की वजह से क्या हो रहा था, तुम आपस में लड़ रहे थे, तुम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे थे। जैसे ही तुमको समझ में आया, तुमने एक दूसरे के बच्चे को बचाया तो दोनों के बच्चे बच गए। अगर इसी तरह से आगे लड़ाई करते रहोगे तो याद रखना, तुम्हारे बच्चों को इस तरह की परेशानी हमेशा होती रहेगी, तुम्हारा परिवार इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को ख़त्म करो और आपस में मिल बांट के रहना शुरू करो। उस पक्षी के बुजुर्ग की बात को दोनों को बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह दोनों शेर खान और बाघ खान आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। वह बोलते हैं, अरे शेर खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहीं पे जो शेर खान होता है वो बोलता है, अरे बाघ खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिल बांट करेंगे। नदी के पानी को हम सभी जानवरों के साथ इक्वली डिवाइड करेंगे, जिससे कि दोनों जंगलों में शांति रह सके और दोनों जंगल आपस में खुशहाली से आगे बढ़े। इस तरह से इस दोनों जंगलों में खुशहाली आती है और प्यार मोहब्बत फिर से हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। दो शेर भाइयों की कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर राजा होते हैं, शेर खान, और उनकी बीवी होती है। बहुत टाइम से उनके कोई बच्चा नहीं होता। वह जंगल में इस चीज़ के लिए बड़ा ही चिंतित होते हैं। तभी वहाँ पे एक दिन जो बहुत ही बुद्धिमान हाथी राजा, जिनका बहुत सम्मान होता है, वो आते हैं। वो बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, शेरनी जी, आप लोग बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। आप परेशान हो रहे, इस वजह से प्रजा भी बहुत परेशान हो रही है, उससे प्रजा पर भी बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए आप इस चीज़ की चिंता मत करें, आपको बहुत जल्दी बहुत सुंदर सुंदर पुत्र होंगे और पुत्रियाँ भी होंगी, आप चिंता मत करिए। शेर और शेरनी हाथी की बात सुन के उनको मन में थोड़ा दिलासा आता है। फिर ऐसे ही टाइम बीत जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि शेरनी को दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे पैदा होते हैं। शेर और शेरनी इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। जंगल भी इस चीज़ से बहुत खुश होता है। जंगल में भी इस चीज़ से खुशियों से भर जाता है। लेकिन एक शेर एकदम सफ़ेद होता है तो दूसरा शेर नॉर्मल शेर जैसा होता है। दोनों में इस तरह का डिफरेंस होके दोनों भाई बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जंगल में एक कोई दूसरा शेर आ जाता है और शेर जंगल पे अटैक कर देता है। तो राजा शेर अपने जंगल को बचाने के लिए उस शेर से भिड़ जाता है। इस लड़ाई में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन जो दूसरा शेर होता है वो उसमें मारा जाता है। लेकिन हमारे ये राजा शेर भी इसमें बहुत घायल हो चुका होता है। वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तब वह अपनी शेरनी को बोलता है, अरे शेरनी, अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, लेकिन हमारे दो बच्चे हैं, उन दोनों को तुम बड़े प्यार से रखना, इनका ख्याल रखना और आगे आगे इस जंगल का ध्यान रखना। ये बातें कह के शेर वहाँ पे स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद शेरनी अपने दोनों बच्चों को बड़ा कर रही होती है। बड़ा होते होते जो वाइट शेर होता है उसका नाम सिम्बा रखा जाता है और जो दूसरा शेर होता है उसका नाम रखा जाता है महावीर। जो महावीर होता है वह थोड़ा सा धूर्त टाइप का होता है और थोड़ा आलसी भी होता है। वह जंगल में लोगों की मदद में नहीं करता और सब पे रौब भी जमाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा सब लोगों की मदद करता है और उन सबको मुसीबत से भी निकालता रहता है। इस वजह से जंगल के सारे जानवर सिम्बा से बड़ा प्यार करते हैं और उसकी हमेशा जयकारा भी करते रहते हैं। इस तरह से सिम्बा का नाम बहुत ऊंचा हो रहा था। तब ये बात जो महावीर होता है उसको अंदर ही अंदर हमेशा खाई रहती है। वह सोचता है, अरे ये जंगल में तो सब लोग सिम्बा को ही पसंद करते हैं और जहाँ तक है मेरी माँ भी अब उसे ही ज़्यादा पसंद करने लग रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में वही इस जंगल का राजा बनेगा और मैं भगा दिया जाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ और जलन से वह बड़ा हो रहा होता है। वह सोचता है क्या करूं। फिर एक दिन क्या होता है कि सिम्बा और महावीर ऐसे ही टहलने घूमने निकलते हैं। तब सिम्बा को बड़ी प्यास लगती है तो वह नदी पे पानी पीने लग जाता है। वह जैसे ही पानी पी रहा होता है तब पीछे बैठा महावीर उसके मन में एक ख्याल आता है।
वह सोचता है अरे यही सबसे सही टाइम है, ये नदी बहुत गहरी है और इसका बहाव भी बहुत तेज है, अगर मैंने इसको इसमें धक्का दे दिया तो ये इसमें डूब के मर जाएगा, उसके बाद मेरे मज़े ही मज़े। ये सोचते सोचते वो सिम्बा पे अटैक कर देता है और उसे धक्का दे देता है। सिम्बा नदी के अंदर गिर जाता है और उसके बाद नदी में वो बहता हुआ चला जाता है। उसके बाद जो महावीर होता है वह अपनी माँ के पास जाता है। वह माँ के पास जाके बोलता है अरे माँ 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 बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। माँ बोलती है बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? बोलती है अरे माँ मैं और मेरा भाई हम जंगल में खेल रहे थे, खेलते खेलते भाई को बहुत प्यास लगी तो भाई सिम्बा नदी पे पानी पीने लगा और जैसे ही पानी पीने लगा तो उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया और वो उसमें डूब के मर गया माँ। तो माँ जब ये बात सुनती है तो उसे सदमा लग जाता है, वो तो बहुत दुखी होती है। बोलती अरे मेरा बच्चा सिम्बा कहाँ चला गया, मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ, कहाँ गया, चलो चलो। तब वो बोलता है माँ वो नहीं मिलेगा, वो नदी में बहुत बह के चला गया, वो डूब गया। आप जानते हो हमारे जंगल के पास जो नदी है कितनी तेज बहती है, वो अब नहीं रहा माँ। उसकी माँ इस चीज़ में बहुत दुखी हो जाती है और वह वहीं भी रोती रहती है। वहीं पे जो सिम्बा होता है वह नदी में बहता हुआ चला जा रहा होता है और नदी में अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नदी में डूब रहा होता है। तभी वह जब नदी के बहता हुआ जा रहा होता है तभी वहाँ पे नदी के किनारे एक गाय जा रही होती है। वह गाय देखती है अरे ये शेर तो इस नदी में डूब जाएगा, ये तो बच्चा है, इसको बचाना होगा, मैं कैसे बचाऊँ। वह गाय ऐसा सोच रही होती है तभी उसे एक पेड़ का दिखाई देता है टूटा हुआ। वो उस पेड़ को उठा के नदी में फेंक देती है और जब नदी में फेंक देती है तो वह सिम्बा उस पेड़ पे जाके पकड़ लेता है और वो पेड़ के सहारे तैरता तैरता नदी के किनारे पे आ जाता है। किनारे पे आने के बाद वह उस गाय को बोलता है अरे गाय माता तुमने मेरी बहुत मदद की, आज अगर तुम नहीं होती तो आज तो मैं तो डूब के मर ही चुका होता, तुमने ही मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब गाय बोलती है अरे बेटा कोई नहीं, तुम्हारी जान बच गई यही बहुत बड़ी बात है, पर लेकिन तुम कहाँ से आए, इस नदी में कैसे गिर गए? तब वो सिम्बा बोलता है अरे मैं बस गिर गया इस नदी में, लेकिन मेरा घर तो दूसरी तरफ बहुत दूर है, लेकिन अब मैं वहाँ जा नहीं सकता, मैं क्या करूँ, मैं अकेला हूँ। तो वह गाय बोलती है कोई नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे माँ की तरह हूँ, मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालूंगी। फिर वह सिम्बा उस गाय के साथ उस दूसरे जंगल में रहने लग जाता है। उस जंगल में धीरे धीरे वह बड़ा होता है। उस जंगल में कोई दूसरा शेर न होने की वजह से वही उस जंगल का राजा भी बन जाता है। सारे जंगली जानवर अपने सिम्बा को बड़ा प्यार करते हैं। ये सिम्बा बहुत ताकतवर भी होता है और बड़ा ही बलशाली भी होता है। कभी भी कोई दूसरा शेर जंगल पे उस पर अटैक करता है तो सिम्बा उसको मुंह तोड़ जवाब देके उसको अपने जंगल से भगा देता है। इस तरह से सिम्बा बड़े शान और शौकत से उस जंगल पर राज कर रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि एक टाइगर वहाँ पे आता है। वह टाइगर बोलता है अरे सिम्बा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, क्या आप मुझे इस जंगल में रहने देंगे? मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप जैसे महान राजा के बीच में रहूँगा तो मुझे में भी कुछ अच्छाइयाँ आ जाएगी, मैं भी कुछ पुण्य कमा लूँगा। तब सिम्बा सोचता है और इस जंगल में मैं हूँ और एक टाइगर भी रहेगा तो कोई दूसरा जानवर कभी भी इस पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, इसको मैं रख लेता हूँ। तब वह टाइगर को रख लेता है, उसको वहाँ का मंत्री बना देता है। सिम्बा और वह टाइगर जंगल में आराम से जंगल की बड़ी देखभाली कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो टाइगर होता है बड़ा ही धूर्त होता है। वह मंत्री बनने के बाद अपनी मनमानियाँ शुरू करने लग जाता है। वह चुपके से जानवरों को मारना पीटना शुरू कर देता है। जो भी जानवर उसे दिखता है वह उसे मारता है और खा जाता है। इस तरह से जंगल को वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा होता है और वह जंगल के हर जानवरों को बहुत डरा के भी रखता है। वह सभी जानवरों को बोलता है देखो, मेरे बारे में किसी भी तरह की बात तुमने अगर सिम्बा को बताई तो मैं तुम में से उसके परिवार को सबको ख़त्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। उसके इस डर की वजह से कोई भी जंगल का जंगली जानवर ये बात सिम्बा को नहीं बताता। सिम्बा को सब लोग यही बताते हैं कि टाइगर बहुत अच्छा है और सिम्बा भी इसी चीज़ में ही रहता है कि मेरा टाइगर बहुत अच्छा है और वह जंगल में आराम से रह रहा होता है। फिर एक दिन जो हाथी होता है वह साहस करके सिम्बा के पास जाता है। वह सिम्बा को बोलता है सिम्बा जी, हमारा जंगल बहुत दुखी और परेशानी में है,
तब सिम्बा चौंक जाता है, बोलता है ऐसा कैसे, हमारे जंगल में क्या परेशानी है और क्यों इतना दुख है, ऐसा हो नहीं सकता। तब हाथी बोलता है अरे वो जो टाइगर है ना मंत्री, उसने जंगल में त्राहिमाम मचा रखा है। वह अपनी मर्जी से जंगलों जानवरों पर अत्याचार करता है, वह उनको मार के भी खा जाता है, वो बहुत बुरा कर रखा है। तब शेर को हाथी की बात पे विश्वास नहीं होता। तब सिम्बा बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। तब हाथी बोलता है चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक गुफा में लेके चलती हूँ। वह जो भी जानवरों को मारता है उस गुफा में ले जाता है और वहीं पे उस सभी जानवरों के कंकाल हैं, चाहिए आइए। तब वह उस गुफा में को लेके जाता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारे जानवरों के कंकाल दिखाई देते हैं। तब सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलता है मैं इस टाइगर को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे मासूम जानवरों को बहुत अत्याचार किया है। उसके बाद सिम्बा टाइगर पर अटैक कर देता है, वह उसको बहुत बुरा घायल कर देता है। टाइगर फिर अपनी जान की भीख मांगता है। टाइगर बोलता है अरे मुझे छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, कभी भी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तब सिम्बा उसे बोलता है भाग जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। उसके बाद टाइगर वहाँ से चला जाता है। टाइगर वहाँ से जाते जाते उस दूसरे जंगल में पहुँचता है जहाँ पर उस सिम्बा का भाई महावीर राज कर रहा होता है और उसकी माँ होती है। वह टाइगर जैसे वहाँ पर पहुँचता है वह सोचता है अरे इस जंगल में किसी भी शेर के साथ फिर से साठगांठ बना के रखना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं बस इस जंगल पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ, मेरी मर्जी, जिसको खाना है उसको खाता हूँ। वह टाइगर ऐसा ही शुरू करता है, वह जंगल पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसे जो जानवर दिखता है उसको अटैक करता है और उसको खा जाता है। ये बात जब रानी शेरनी को पता चलती है तो वह भाग के अपने बेटे के पास जाती है। वो बोलती है महावीर सुनो, अपने जंगल पे एक टाइगर ने अटैक किया है, वो जानवरों को मार रहा है। ये तुम्हें इस जंगल के राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है इस जंगल को बचाने का। जाओ तुम उसे लड़के आओ, उसे समाप्त करो। तब जो महावीर होता है वह भाग के जाता है, वह भाग के जाके टाइगर को लड़काता है, बोलता है टाइगर तेरी हिम्मत कैसी मेरे जंगली जानवरों पर अटैक करने की, मैं छोड़ूंगा नहीं। तब टाइगर बोलता है अरे तेरे जंगली जानवरों का क्या, मैं तेरे को भी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद टाइगर उसमें बहुत भयंकर लड़ाई शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे टाइगर महावीर पे हावी होता है, वो उसको बहुत मारता है। उसको मारता हुआ देख के वहाँ पे उड़ रही चील ये सब देख लेती है। चील जब ये चीज़ देखती है तो वह उड़ के वापस सिम्बा के पास जाती है। वह सिम्बा को बोलती है अरे सिम्बा जी, वह जो टाइगर था ना जिसको आपने यहाँ से भगा दिया था, वह पड़ोस के जंगल में एक शेर पे अटैक कर रहा है, वो उसको मार देगा और वो वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवरों को भी मार रहा है। यहाँ से भाग के वहाँ पे जाके उस जंगल को भी तहस नहस कर रहा है। तब सिम्बा समझ जाता है कि वह जंगल तो मेरा भाई रहता है और मेरी माँ रहती है, उस ऊँट ने मेरे भाई पर अटैक किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब सिम्बा तेजी से भागता है और उस जंगल में पहुंचता है और वहाँ जाके वह टाइगर को बोलता है अरे ओ टाइगर, तूने हिम्मत कैसे हुई तूने इस जंगल पर अटैक करने की, तू जानता है ये जंगल किसका है, ये जंगल मेरे भाई का है और मेरी माँ का है, तूने इस पर अटैक करके अपनी मौत का दावत की है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सिम्बा उस टाइगर पर अटैक करता है और उसको वहीं पे समाप्त कर देता है, उसको तो वो ख़त्म ही कर देता है। उसके बाद जब जो महावीर होता है वह गंभीर हालत में जब खड़ा होता है, वह घायल हालत में खड़ा होता है, तो वह बोलता है अरे भाई सिम्बा, तूने आज मेरी जान बचा ली, तूने आके मेरी मदद करी, बल्कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, मैं बहुत बुरा था, मैंने तेरे को मारने की कोशिश की और उसके बदले में तूने मुझे बचाया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तब सिम्बा बोलता है अरे कोई नहीं भाई, गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे मालूम है जंगल में जब सब लोग मेरी तारीफ़ करते थे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो जलन भावना पैदा हो गई थी, कोई नहीं, तू मेरा भाई है, भाई में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। चलो माँ के पास चलते, माँ से मिलते हैं, बहुत दिन हो गए मुझे माँ को देखे हुए, मेरा बहुत मन है माँ से मिलने का। तब वो दोनों माँ के पास जाते हैं तो माँ को वो जो महावीर है सारी बात बताता है। तब महावीर अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। तब माँ बोलती है महावीर तूने बहुत गलत किया। तब सिम्बा बोलता है माँ अपने भाई को तुम माफ़ कर दो, मेरे भाई को माफ़ कर दो, बस अब हम सुखी परिवार से रहेंगे एक साथ। तो माँ अपने सिम्बा को बहुत प्यार करती है और फिर ये तीनों मिलकर जंगल में बड़े प्यार से और आराम से रहने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी